फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एविडेंस का ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा। ये 20वां लेक्चर होगा और इसके बाद हम शुरू करेंगे फिर सीपीसी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जो विटनेसेस कोर्ट में आते हैं गवाही देने के लिए वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरा ट्रायल सिस्टम डिपेंड करता है ट्रुथ पर, और ट्रुथ जो देते हैं वे लोग होते हैं विटनेसेस। इसलिए बेंथम ने कहा है कि विटनेसेस आर ईयर एंड आईज ऑफ द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट उन्हीं विटनेसेस से सुनता भी है, उन्हीं से देखता भी है और उन्हीं से सुनता भी है। और इसी तरीके से जो एग्जामिनेशन है विटनेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड का मतलब होता है कि एक एक परत कोर्ट हटाता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है। जैसे आप कोई चीज फिल्टर करते हैं, कोई चीज छानते हैं तो एक बार नहीं छनता है कोई इंप्योरिटी, उसी तरीके से एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का पर्पस होता है कि जितनी भी इंप्योरिटीज हों उनके जो एविडेंसेस देने में है, उनके फैक्ट देने में है, एक एक लेवल को कोर्ट स्क्रूटनाइज करे। इसलिए जो ये चैप्टर 10th है जो विटनेसेस का है, उसमें आप देखेंगे कि एक डिक्टम है, न सौ सोनार की न एक लोहार की। सेक्शन 134 में यही बात कही गई है कि कोर्ट में एविडेंस देने के लिए कोई पार्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड नहीं है। ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप 10 विटनेस हो, 15 विटनेसेस हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एविडेंस की क्वालिटी मैटर करती है, न कि क्वांटिटी। अगर एक गवाह अच्छा मिल गया, पूरी की पूरी परत उधेड़ के रख दे रहा है सच्चाई की, कोर्ट कन्विंस हो गया, उसको एडमिट कर लेता है, उसी बेसिस पर जजमेंट दे सकता है। जितने गवाह होंगे उनकी जरूरत तभी पड़ेगी जब एक गवाह, 2 गवाह, 3 गवाह से कोर्ट का काम नहीं चलेगा। इससे ज्यादा विटनेसेस का अर्थ होता है कि कोर्ट अभी सेटिस्फाइड नहीं है। सेक्शन 134 में इसी एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है, इनुमरेट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई पार्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस का होना जरूरी नहीं है किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। तो अगर एक विटनेस भी है, 2 भी हैं, तो कोर्ट अगर कन्विंस्ड है तो उनके एविडेंस पर आगे वो बढ़ सकता है, चाहे कन्विक्शन करे, चाहे कोर्टल करे। अगर सिविल मैटर है तो आगे प्रोसीड करे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये तो क्लियर हो गया कि विटनेसेस का नंबर मल्टी नंबर होना जरूरी नहीं है, एक विटनेस ही सफिशिएंट होता है, क्योंकि एविडेंस की क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। अब दूसरी चीज हमारे सामने आ रही है जो कि जब विटनेसेस कोर्ट के सामने आते हैं तो कौन विटनेस पहले आएगा, इसका अब मेंशन किया गया है सेक्शन 135 में। 135 में यह कहा गया है कि यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस विटनेस का एग्जामिनेशन पहले होगा। इसका प्रोविजन सीपीसी में भी दिया गया है, ऑर्डर 17 रूल 3A में, और सीआरपीसी में भी दिया गया है सेक्शन 331, सेक्शन 231, 241 जो वारंट ट्रायल है और 231 जो सेशन ट्रायल है। तो रूल क्या है? पहला रूल तो यह है कि जो विटनेसेस का क्रम होगा एग्जामिन करने का, जो जिस नेचर का ट्रायल है, मतलब वो ट्रायल सिविल नेचर का है तो सीपीसी में जाएंगे, और अगर क्रिमिनल नेचर का है तो सीआरपीसी में हम जाएंगे, देखेंगे कि कहां दिया गया है। तो मैंने बताया आपको कि ये सीपीसी में ऑर्डर 17 रूल 3A में दिया गया है और सीआरपीसी में सेक्शन 231 और 241 में दिया गया है। तो कोर्ट इसी क्रम में चलेगा। इन दोनों सेक्शन में, इन दोनों प्रोविजन में कहा गया है कि पहले जो एग्जामिनेशन होगा प्लेंटिफ के विटनेसेस का होगा, और अगर क्रिमिनल ट्रायल है तो प्रोसिक्यूशन का विटनेसेस का होगा।
प्रोसिक्यूशन एक लिस्ट देता है या प्लेंटिफ एक लिस्ट देता है कोर्ट को, साहब ये हमारे गवाह हैं, इनका एग्जामिनेशन करना है, तो कोर्ट पहले इसको स्क्रूटनी करेगा लिस्ट की कि सबको बुलाना जरूरी है भी कि नहीं भी है। जैसा मैंने पहले कहा आपको कि सेक्शन 134 से क्लियर है कि कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट समझता है कि टाइम वेस्ट होगा, या अगर लिस्ट को अप्रूव भी कर देता है, एक दो विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद लगता अब ज्यादा जरूरत नहीं है तो सबको रोक देगा और अदर विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। तो जैसा हमने आपको बताया था, एडमिसिबिलिटी रिलेवेंसी में सेक्शन 136 में कहा गया है कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन सा फैक्ट रेलेवेंट, कौन सा फैक्ट एडमिसिबल होगा और किस क्रम में एडमिसिबल होगा। तो कोर्ट अगर समझता है कि नहीं, जो एविडेंस दिया गया है वो हम एडमिट कर लिए पहले ही और वो सफिशिएंट है, तो आगे के जो विटनेसेस है उनको बुलाने से मना भी कर सकता, कोर्ट कह सकता हमें कोई जरूरत नहीं है, पहले इसका ही क्रॉस एग्जामिनेशन हम कर लेते हैं। तो अब 134 में क्वालिटी ऑफ विटनेसेस नॉट क्वांटिटी, 135 में ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस, जैसे मैंने बताया आपको सीपीसी सीआरपीसी में, और 136 में लिखा गया है ये जज ही डिसाइड करेगा। अल्टीमेटली हो सकता है कि मान लीजिए हमारा क्रम विटनेसेस का पहला है, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए पीसीएसजे का, आज आपके इंटरव्यू की डेट लगी है तो आप नहीं देना चाहते हैं या कोई काम पड़ गया या बीमार पड़ गए, एक एप्लीकेशन लगाते हैं और बोर्ड आपका इंटरव्यू की डेट बदल करके लास्ट में कर देता है। ऐसे ही कोई विटनेस अगर कोर्ट के सामने एप्लीकेशन देता है, प्लीड करता है, आज हम गवाही देने नहीं आ पाएंगे, तो कोर्ट अकॉर्डिंगली अंडर सर्कमस्टांसेस उसकी गवाही को आगे पीछे भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये जज डिसाइड करेगा कि ऑर्डर क्या होगा, लेकिन जनरली ऑर्डर वही होता है जो सीपीसी और सीआरपीसी में मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट आता है, अब एग्जामिनेशन कितनी तरह का होता है। 137 में कहा गया है कि एग्जामिनेशन जब कोर्ट करेगा विटनेसेस का, तो 3 लेयर होती है एग्जामिनेशन की। जब परीक्षा करता कोर्ट के सामने जब गवाह जाता है तो 3 तरीके के गवाह जाते हैं या 3 तरीके से उसकी परीक्षा होती है। सबसे पहले जो परीक्षा होती है उसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। तो एग्जामिनेशन इन चीफ जनरली, ऐसे मैंने कहा, वही करता है जो विटनेस को लेके आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एग्जामिनेशन इन चीफ प्रैक्टिकली या तो प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को करेगा या प्लेंटिफ करेगा, क्योंकि वही केस को लेकर के आता है। अब जब गवाह एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता है तब दूसरा टर्म आता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। ध्यान रखिएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन अपोजिट पार्टी करती है। एग्जामिनेशन चीफ वो पार्टी करता है जो उस गवाह को लाता है जो उसके फेवर में गवाही देना चाहता है। तो जनरली शुरुआत होती है प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से और या प्लेंटिफ के विटनेसेस से। जब ये प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस अपना एविडेंस दे चुके होते हैं तब इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी करती है, इसको जिरह बोलते हैं उर्दू की भाषा में। तो अब आप ये देखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट 2 तरीके से कर सकता है। एक तो ये कर सकता है कि एक एक विटनेस अपना गवाही देता जाए और अपोजिट कहेगा हम इसको एग्जामिन करेंगे, तो 1 बाय 1 एग्जामिन करें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि कोर्ट सारे विटनेसेस से कहेगा आप पहले अपनी बात कह डालिए एग्जामिनेशन चीफ में, तब अपोजिट पार्टी से कोर्ट कहे प्रोसिक्यूशन के अपोनेंट से, चाहे वो अक्यूज्ड हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, उससे कहे अब आप जो प्रोसिक्यूशन या प्लेंटिफ के विटनेसेस हैं उनका आप क्रॉस करिए। तो क्रॉस क्या होता है? क्रॉस को टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं धज्जी उड़ाना। जो कुछ एग्जामिनेशन चीफ में विटनेस ने कहा है उससे उसके आधार पर क्रॉस एग्जामिनेशन में सही बात को उगलवाना, परखच्चे उड़ाना। आप टीवी देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, अपोजिट क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कितने तरीके से पूछता है। और ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन इन चीफ मेन विटनेस से, प्लेंटिफ के विटनेस से, जो काफ़ी इंसल्टिंग भी होते हैं, कभी कभी अनायंस भी होते हैं, लेकिन वो सब परमिटेड हैं। जैसा मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चल करके कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 3 तरह की एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर अपोजिट पार्टी आती है उसको क्रॉस करती है, उसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर
जब क्रॉस हो जाता है तो कोर्ट कहती है प्रोसिक्यूशन से या प्लेंटिफ से, भाई अब तो क्रॉस हो गया है, कुछ और इससे पूछना तो आप पूछिए, उसे कहते हैं री एग्जामिनेशन। तो री एग्जामिनेशन फिर वो पार्टी करती है जो उस पार्टी का मेन एग्जामिनेशन करती है, चीफ एग्जामिनेशन करती है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन अपोनेंट करता है और एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन वो पार्टी करती है जिसने पहले विटनेसेस को एग्जामिन किया था। अब देखिए जो सेक्शन 135 में है वही उसी को अलग ढंग से कहा गया है सेक्शन 138 में। इसमें वही बात कही गई है कि ऑर्डर ऑफ विटनेसेस डिसाइड करती है कोर्ट, वो डिपेंड करेगा एक्ट पर, लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि किसको पहले भी बुला सकती है, किसको बाद में बुला सकती है। और खास बात सेक्शन 138 की यह है कि इसमें अपोनेंट से भी पूछा जाता है कि आप कैसे क्रॉस एग्जामिन करेंगे, एक एक करके करेंगे या सबको एक साथ करेंगे। तो सेक्शन 135 में ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस है जो एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए आता है। जब मुकदमा शुरू होता है तो कोर्ट पूछेगा एग्जामिनेशन इन चीफ से कि किस ऑर्डर में आपके विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा। तो पहले एग्जामिन किया जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ को। फिर सेक्शन 138 में कहा गया है कि जो एग्जामिन कर लिए गए हैं एग्जामिनेशन चीफ में, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किस ऑर्डर में होगा ये पूछा जाता है अपोजिशन से। तो या तो वो एक एक करके एग्जामिन करेगा सबको, या एक साथ सारे एविडेंस जब आ जाएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ में, तब एक साथ सबको वो एग्जामिन कर सकता है। और कोर्ट की परमिशन होती, जब कोर्ट करेगा कहेगा कि अब आप एग्जामिन करिए, जो अपोनेंट होगा, अक्यूज्ड होगा या डिफेंडेंट होगा, वो कोर्ट से प्रेयर करता, ओरल प्रेयर करता है, लेकिन नहीं करता, ओरल प्रेयर करता है कि मैं इस विटनेस को जो जिसका एग्जामिनेशन मीन चीफ हो चुका है, मैं उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूं। तो कोर्ट जब परमिशन देगा तभी क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। आप देखे होंगे, पिक्चरों में देखते हो, टीवी में देखते होंगे कि ऑर्डर सस्टेन्ड, ऑर्डर रिजेक्टेड, दूसरी पार्टी जो वकील ऑब्जेक्ट करता है, साहब ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है या हमारे क्लाइंट पर ये धब्बा है, तो कोर्ट उसे अप्रूव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जो कोर्ट ऑर्डर देगा तभी किसी अक्यूज का या डिफेंडेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, या एग्जामिनेशन चीफ का भी क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर या क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ का जो पार्टी है वो प्लेंटिफ है या प्रोसिक्यूशन है, वो भी अपोनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर दोनों के पास होती है। तो अभी आप देखेंगे, जब मैंने बताया था आपको सेक्शन 102 ऑफ एविडेंस एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ, तो सेक्शन 101 में तो बर्डन ऑफ प्रूफ परमानेंट होता है, प्लेंटिफ पर ही होता है या प्रोसिक्यूशन पर ही होता है, लेकिन 102 में ये बर्डन ऑफ प्रूफ बदलता है। और बदलता कैसे है? इसी क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू, एग्जामिनेशन मेन के थ्रू। कभी उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो कुछ खामी निकल आई, फिर दूसरे ने अपोनेंट ने क्रॉस किया, फिर अपोनेंट ने कुछ पूछा तो प्रोसिक्यूशन ने क्रॉस किया। ये क्रॉस एग्जामिनेशन का क्रम दोनों में से कोई भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नीड ऑफ द एविडेंस। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जब कोर्ट के सामने जब आप जाते हैं तो कोर्ट आपसे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को कहता है। तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का अर्थ ये नहीं होता कोई एविडेंस हो गया। एविडेंस तभी होगा जब उस डॉक्यूमेंट को आप एज एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। कोर्ट रिकॉर्ड करेगा कि मैंने एविडेंस के रूप में इसको एडमिट कर लिया। ये दिया गया सेक्शन 139 में। तो 139 ही क्लियर कर रहा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो जाने से एविडेंस नहीं हो जाता वो, बल्कि कोर्ट उसे जब एविडेंस के रूप में एडमिट करेगा तभी एविडेंस होगा। अब मैंने आपको बताया था कि रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर ऑफ द पार्टी, सेक्शन 53 में कहा गया था कि किसी पार्टी का कैरेक्टर, चाहे वो अक्यूज्ड हो
चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, उसका करेक्टर रेलिवेंट नहीं होता। लेकिन 140 दूसरी बात कहती है, 140 कहती है कि विटनेस का करेक्टर रिलेवेंट होता है। और रिलेवेंट क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा विटनेस ही ईयर एंड आई ऑफ द कोर्ट होता है। अगर विटनेस का करेक्टर मतलब बेईमान है, झूठा है, झूठ बोलता है बार बार वो, या पार्शियल है, किसी से मिला हुआ है, तो क्या कभी जजमेंट सही जजमेंट आएगा? इसलिए 140 में कहा गया है कि विटनेस का करेक्टर रिलेवेंट तो होता ही है और उसके करेक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं जो विटनेस से कह दिया मान लिया, क्योंकि विटनेस का जो देखिए, एक तो विटनेस की गवाही होती है, एविडेंस हो गया, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। दूसरा विटनेस का करेक्टर है, उसको भी क्रॉस एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ जो विटनेस का दो तरीके से एग्जामिनेशन होता है, एक तो करेक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन और दूसरा उसके जो एविडेंस देता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 140 में जो मेंशन किया गया है। अच्छा, 144 एक चीज और समझ लीजिए कि जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस कोर्ट करती है वो लिख के करती है। कभी गवाही ओरल, जो भी गवाही होगी वो कोर्ट में रिकॉर्ड होता है, वो चाहे स्टेनो रिकॉर्ड करे चाहे कोई आदमी रिकॉर्ड करे, लेकिन वो कोर्ट में रिकॉर्डेड होता है, चाहे ऑडियो वीडियो हो चाहे किसी रजिस्टर में हो, लेकिन वो रिटर्न में होता हमेशा एविडेंस, क्योंकि एविडेंस इज ए डॉक्यूमेंट। हालांकि पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं है एविडेंस, लेकिन एविडेंस परमानेंट होता है, कोर्ट में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसी एविडेंस के बेसिस पर अगर मुकदमा लंबा चला, आगे भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। इसलिए एविडेंस शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 144 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो मैंने जो आपको बताया अभी, ये बताया कि एक ही एविडेंस सफिशिएंट होगा। अगर कोर्ट चाहे तो उसको ही कंफर्म करके कोर्ट को डिसाइड कर सकती है। सेक्शन 134 का प्रिंसिपल ये है कि बहुत सारे विटनेसेस जरूरी नहीं है। दूसरा है 135, जिसमें कहा गया है कि जो पहले विटनेसेस होंगे, मतलब एग्जामिनेशन चीफ जो होंगे, वो किस क्रम में होंगे, मैंने डिस्कस किया। 138 में कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑर्डर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगा। जो विटनेसेस हैं जिनकी एग्जामिनेशन चीफ हो चुका था, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किस ऑर्डर में होगा, ये भी डिसाइड करेगा कोर्ट। पूछ करके जो अपोजिट पार्टी है एक परमिशन लेती कोर्ट से, कोर्ट डायरेक्शन देता है, तभी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होता है। और दूसरी चीज, क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगती है तो डॉक्यूमेंट केवल, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं, डॉक्यूमेंट एज एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता। इसलिए डॉक्यूमेंट को एविडेंस मानने के लिए कोर्ट को उसे अलग से एडमिट करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। और 144 में लिखा गया है, 140 में लिखा गया है कि विटनेस का केवल एविडेंस ही नहीं बल्कि उसके करेक्टर की भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि करेक्टर का सही होना, करेक्टर नॉट नेसेसरली कि कोई अडल्टरी करेक्टर हो। करेक्टर से मतलब होता है उसकी ट्रूथ, वेरासिटी, उसकी लाइफ में क्या पोजीशन रही है, कितनी बार झूठ बोला है। कोर्ट उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करके ही तब उसको परमिट करती है अगर जरूरत पड़ती है। तो अगर कोर्ट को लगता नहीं तो बहुत ईमानदार आदमी है, सभी लोग करें, ऑनेस्ट है, तो कोर्ट उसके करेक्टर एग्जामिनेशन फिर नहीं करेगी। 140 में प्रिंसिपल दिया गया है। और 144 में मैंने बताया कि एविडेंस हमेशा रिकॉर्ड होता है, केवल ओरल ही नहीं होता। ओरल जो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा या री एग्जामिनेशन होगा, दैट शुड बी रिकॉर्डेड। तो सेक्शन 135, 137, 138, 139, 140, 144 इतना जरूर आप दिमाग में रखिएगा। और सेक्शन 136 तो मैंने बताया आपको कि अल्टीमेटली कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कौन सा फैक्ट एडमिसिबल होगा, किस ऑर्डर में एडमिसिबल होगा और कैसे कोर्ट के सामने पुटअप किया जाएगा। ये तो जनरल बात हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये है
कि कोर्ट, अब आप देखिए, अगर एग्जामिनेशन चीफ में आएंगे तो क्योंकि पहला एग्जामिनेशन है वो, तो कोई भी क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन या प्लेंटिफ अपने गवाह से पूछ सकता है, मतलब कोर्ट पूछ सकता है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन जो होगा वो उसी पर बेस्ड होगा जिसका एग्जामिनेशन चीफ कर लिया गया है। हालांकि उसमें अनर्गल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो रिलेवेंट टू द इशू हो, जो कोर्ट को डिसाइड करने के लिए जरूरी हो, जैसा सेक्शन 136 में कहा गया है, जस्ट टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। अब इतना करने के बाद हम आते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो अब आप अगर कॉमन सेंस लगाएं तो क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि आपने अगर कभी, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस के सामने आपने कहा कि हाँ मैंने बी को मर्डर करते हुए देखा है, या कन्फेशन कर लिया कि मैंने खुद मर्डर किया है, कोर्ट के सामने जाके पलट जाते हैं, तो सेक्शन 145 भी कह रहा है अगर आपने पहले कोई स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट का उल्टा या उससे डिफरेंट कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट की सच्चाई जानने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ये प्रिंसिपल दिया गया है सेक्शन 145 में। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 145 में उस स्टेटमेंट की क्रॉस एग्जामिनेशन होती है जो आप पहले दे चुके होते हैं लेकिन कोर्ट के सामने उल्टा बोलते हैं दोबारा, या कोर्ट के सामने एक बार दे चुके होते हैं दोबारा कोर्ट सामने उल्टा बोलते हैं, तो कोर्ट आपकी परीक्षा करेगी, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। एक तो ये 145। दूसरा, इसे को उलट दीजिए, तो एक तो 145 में कंट्राडिक्शन है, 157 में कोरोबोरेशन है। 157 में क्या होता है, आप देखें, अगर मान लीजिए कोई आप मरणासन्न है, आपसे मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हें किसने मारा, या पुलिस ने पूछा आपको किसने मारा, आपने कहा मुझे बी ने मारा, ये डाइंग डिक्लेरेशन हुआ। अब मान लीजिए बच गए आप, अगर मर गए तो डाइंग डिक्लेरेशन 32 में चला जाएगा वो, लेकिन अगर आप बच गए तो वही स्टेटमेंट 157 में चला जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। तो डाइंग डिक्लेरेशन तभी होगा जब आप वो स्टेटमेंट दे करके मर जाएं, लेकिन स्टेटमेंट देने के बाद जीते मरते जी जाएं, तो वो स्टेटमेंट सेक्शन 157 में कोर्ट बुला करके आपसे पूछेगी क्या स्टेटमेंट आपने दिया था उस समय जब आप मरणासन्न थे, तो आप कहेंगे हाँ मैंने दिया था, तो ये कोरोबोरेशन हुआ। तो 145 में कंट्राडिक्शन हुआ और सेक्शन 157 में कोरोबोरेशन हुआ। तो पहला तो ये सवाल हुआ कि टू एग्जामिन द क्वेश्चन which has been spoken by you earlier, और 157 में अगर कोई अर्लियर स्टेटमेंट दिया है तो कोर्ट उससे आपको हाँ कहलाना चाहते हैं। आप कहेंगे हाँ तो 157 हुआ, अगर आप कहेंगे नहीं तो 145 हुआ। ये ध्यान रखिएगा आपको लेकर के। एक तो ये हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं ये है कि कोर्ट के सामने कोई मैटर होता है तो उसका पर्पस होता है किसी तरीके से कोर्ट के सामने सच्चाई आए। इसलिए कोर्ट आपसे या दूसरी पार्टी आपसे ऐसे सवाल पूछ सकती है जो आपको पसंद ना आए या कुछ इरिलेवेंट टाइप का हो, जिसका कोई सीधा संबंध उस फैक्ट एंड इशू से ना हो, फिर भी कोर्ट ऐसे सवाल आपसे पूछ सकती है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, 24 मिनट हो चुका है। मेरे मोबाइल कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं, इसलिए उसको मैं एक लेक्चर इसमें और लूँगा। थैंक यू।